ग्रह जो पीछे आते हैं तो उस गति को हम बोलते हैं वक्र गति। वक्र गति, वक्र माने एक अष्टावक्र जो थे ना, तो उल्टे सीधे होते हैं उनके, मतलब चाल ठीक नहीं थे, वो भी लंगड़ा उंगड़ा के चलते थे, कभी आगे कभी पीछे होते, इसीलिए उनका नाम अष्टवक्र रख दिया गया कि 8 अंग उनके थोड़ा टेढ़े थे। तो वक्र माने पीछे होता है, तो वक्री यानी कि 100% पीछे जाने वाला। एक अस्त ग्रह होता है, अस्त, अस्त ग्रह उसे बोलते हैं जो सूर्य के करीब होता है। हाँ, सूर्य के जो 7 ग्रह बैठे होते हैं उसको अस्त बोलते हैं। रियल में कोई गति नहीं होती है, एक स्थिति है। हाँ, अस्त को कोई गति नहीं माने, एक स्थिति माने, एक स्थिति है। जो कुंडली में जो ग्रह सूर्य के साथ बैठे होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। चौथा अतिचारी। अतिचारी का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको फास्ट मूविंग प्लैनेट बोलेंगे, फास्ट मूविंग। हाँ, फास्ट मूविंग का मतलब होता है कि जैसे जुपिटर है 5 मिनट के रफ्तार से, जैसे कि मरकरी है एक साल में 365 डिग्री को पार, 360 डिग्री को पार करता है, तो ऑलमोस्ट एक दिन में 1 डिग्री चलता है मरकरी। लेकिन वही मरकरी एक एक दिन में 2-2 डिग्री चलने लगे तो फिर हम बोलते हैं कि जी ये मरकरी अतिचारी हो गया है, जी अतिचारी हो गया, क्योंकि जो 1 डिग्री जिस ग्रह को चलना चाहिए अब वो 2 डिग्री के रफ्तार से बढ़ रहा है, तो अतिचारी हो गया। एक होता है मंदचारी, ये होता है स्लो मूविंग। हाँ, कोई क्वेश्चन था क्या किसी का? हाँ, ये अतिचारी का मतलब कि अधिक तेज चलने वाले ग्रह। हाँ, अतिचारी, अतिचारी। हाँ, यहाँ पे संधि होगा, समास होगा, आप देख लेना कौन सा संधि समास है। तो अति माने होता है बहुत ज्यादा, हाँ, चारी माने चलने वाला। हाँ, मतलब अपने गति से बहुत ज्यादा तेज चलता है तो अतिचारी हो जाता है। हाँ, तो मंदचारी का मतलब होता है स्लो मूविंग। स्लो मूविंग का मतलब है कि जितना गति में वो चलना चाहिए उस गति से भी धीरे धीरे चल रहा है। आप इसको ना, एक ग्रह को छोड़ो, अपने गाड़ी के आप गाड़ी ड्राइव करती है ना, तो एक मार्गी गति का मतलब होता है ना कि गवर्नमेंट ने एक स्पीड डिसाइड किया हुआ है। एक स्पीड डिसाइड किया हुआ है कि भाई तुम 40-45 की स्पीड से चल सकते हो। तो जो 40-45 की जो स्पीड है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो उसको हम बोलते हैं कि मार्गी गति। भाई जो एक ग्रह की एक सरल गति है, जो एक जनरल गति है, उसको मार्गी बोलते हैं। कभी कभी आप अपने गाड़ी को बैक गियर में लगा करके पीछे जाने लगते हो, तो उस समय के अंतराल आप वक्री गति में हो जाते हो कि आप वक्री हो गए हो, माने कि कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी को पीछे ले जा रहे हो, तो वो ग्रह भी कभी कुछ समय के लिए पीछे चलने लगते हैं। अस्त का मतलब होता है कि आपको पुलिस ने पकड़ ली है तो आप अस्त कंडीशन में हो गए हो, तो वहां पे आपका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने कुछ गलती किया है और पुलिस ने पकड़ लिया है और आपकी गलती को भी पकड़ लिया है। हाँ, एक समय हम भी फोन पे बात कर रहे थे और बाइक से जा रहे थे, तो पुलिस वाले ने और रेड लाइट तोड़ दिए। एक तो गलती रेड लाइट तोड़ा और दूसरी गलती वो फोन पे बात कर रहा था, वही अरविंदो मार्ग पे ही था। तो पुलिस वाले ने पकड़ा हमको, इसलिए पकड़ा कि हमने रेड लाइट तोड़ा था। लेकिन जब हमने फोन हेलमेट उतारा तो उसके साथ मोबाइल भी निकला और उधर से हेलो हेलो की आवाज आ रही थी, तो बोला अच्छे तुम बात भी कर रहे हो, तो कहा कि ट्रैफिक का तो छोड़ो, बात करने का 1500 रुपए का चालान है वो भरो। तो चलो तो बात हो गई, क्योंकि वहाँ के जो अरविंदो मार्ग जहाँ पे मंदिर थी, तो वहाँ पे तुलत के जो एसएचओ उस समय यादव जी थे, तो उनसे अच्छा जान पहचान था, तो मैं उनको फोन किया तो उन्हीं का पुलिस था तो छोड़ दिया। तो वो हो गई। लेकिन यदि चलो हमारा जान पहचान नहीं होता तो ये अस्त गति वाला था, वहां पे मेरा कोई दिमाग काम नहीं करता, वो जितना पैसा कहता जो भी चलान करता उस तरह से हमको वो करना पड़ता, तो ये अस्त हो गया, तो पुलिस पकड़ लिया। तो क्योंकि वो सूर्य सर ये कितने डिग्री पे अस्त होते हैं? हाँ, अब अतिचारी, अतिचारी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है आपको 40-45 की गति में चलने के लिए, लेकिन आप तो चल रहे हो जी 100 की स्पीड में, 90 की स्पीड में, तो आप अतिचारी हो। इंसान आप ही हो, कभी सरल गति में चल रहे हो, कभी वक्र गति में चल रहे हो, कभी आपको पुलिस पकड़ लिया, कभी आप अतिचारी हो गए हो। हाँ, एकदम
कभी मंदचारी हो गए हो, यानी कि आप 20 और 25 की स्पीड में चल रहे हो। हाँ, तो दिल्ली में तो सब मंदचारी हैं। हाँ, दिल्ली में तो मंदचारी के ही ज्यादा रहते हैं। और स्तंभित का मतलब है कि आप एकदम रुक गए हो, कि आपकी गाड़ी नहीं आगे जा रही है नहीं पीछे जा रही है। हाँ, जैसे कि बरसात के समय ट्रैफिक हो जाती है तो आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो ये 6 प्रकार की गति होती है ग्रहों। अब आप बोलोगे कि सर ये बताओ, ये गति पढ़ करके हम क्या करेंगे, इससे हमको क्या मतलब है? ताकि सर सारा का सारा खेल इसी गति पे है। एक आगे पढ़ोगे ना तो वो दशा है, दशा हम पढ़ेंगे कि सूर्य की दशा, मंगल की दशा, बुध की दशाएं चलती है। क्योंकि मैं जो चीज पढ़ाता नहीं उसके विषय में बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आगे के विषय में बात करूंगा तभी ये चीजें समझ में आएगी। सभी व्यक्ति भाव के अंदर प्रश्न है, 11वें भाव में शुक्र हो और सूर्य के साथ बैठा हो तो अस्त होगा। सर मैं समझा नहीं, बोलेंगे तो। 11वें भाव में शुक्र हो, हाँ, सूर्य के साथ बैठा हो तो अस्त, कौन सा अस्त होगा, सूर्य या शुक्र? सूर्य का भी अस्त नहीं होता। हाँ, अस्त वो होते हैं जो सूर्य के साथ ग्रह बैठते हैं। हाँ हाँ, पुलिस वाले कभी चोर नहीं होते। पुलिस वाले भी चोरी भी कर लेना, और चोरी करते हुए भी आप उसको पकड़ लोगे तो वो थाने में रिपोर्ट दिखाएगा कि चोरी ये कर रहा था, मैंने इसको पकड़ा। क्योंकि गवर्नमेंट के उसको अथॉरिटी दिया गया है कि भाई तू चोर को पकड़ने के लिए। और प्राइवेट व्यक्ति को कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पावर है। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, पावर ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफ पावर, तो उसके पास पावर है, वो गवर्नमेंट की पावर है। तो कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठेगा तो बैठने वाला ग्रह अस्त होगा, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य कैसे अस्त होगा, वो दूसरे को अस्त कर देता है। हाँ। इसमें कोई डिग्री होता है क्या कि कितने डिग्री पर अस्त माना जाएगा, कितने डिग्री पर मार्गी? वो आगे हम पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। सर एक घर में सूर्य के साथ 4 ग्रह और बैठे हैं, तो फिर चारों के चारों अस्त माने जाएंगे? हाँ, चारों अस्त माने जाएंगे। हाँ, यदि सूर्य के साथ है तो चारों अस्त माने जाएंगे, ठीक ना। तो इंसान वही होते हैं, मार्गी वही होते हैं, वक्री वही होते हैं, अस्त वही होते हैं, अतिचारी होती है, मंदचारी होती हैं। तो हमारे कुंडली में एक ग्रह की दशा चलती है, जैसे मान लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, अगर दशम भाव में सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, और दशम भाव तो सूर्य का ही वो हो गया ना सर, जिसमें सूर्य लॉर्ड हुआ। मंगल भी वही है, तब भी क्या ये अस्त माने जाएंगे? मंगल अस्त माना जाएगा? हाँ, तभी मंगल अस्त माना जाएगा। सूर्य के साथ यदि दशम में बैठा है फिर भी मंगल अस्त माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? अच्छा, सूर्य के साथ चंद्रमा भी अस्त हो जाता है कि चंद्रमा नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, प्रैक्टिकल में नहीं होता है, लेकिन थ्योरिकल होता है। हाँ, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों मार्गी होते हैं, यही दो। आप इसको ऐसे मान के चलो कि दुनिया के सामने आप मोश लहराते हो कि ये बोलते हो कि भाई मेरी पावर है, मेरी पावर है। घर में जाते हो तो किसकी पावर होती है, ईमानदारी से बोलना। हाँ, की सर, मैडम की। आप तो सर आवाज नहीं आई, जोर से नहीं बोल सकते, जोर से नहीं बोल सकते क्योंकि घर में ही है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकल में चंद्रमा अस्त नहीं होता, लेकिन थ्योरिकल होता है, थ्योरिकल होता है। उसके बारे में आप बताऊंगा आपको, ठीक ना। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो भाई ये तो नियम है कि भाई कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास जाएगा तो अस्त हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा को थोड़ा सा प्रेफरेंस है, क्योंकि वो पत्नी है ना, पत्नी को थोड़ा सा क्योंकि प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है, मैं वो दशम में भी होगा, दशम में भी होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि जो ग्रह की दशा हमारे जीवन में चलती है, अब वो ग्रह को चेक करो कि वो ग्रह, जिस ग्रह की दशा चल रही है हमारे एट प्रेजेंट जीवन में, वो ग्रह मार्गी है, वक्री है, अस्त है, अतिचारी है, मंदचारी है, स्तंभित। मान लो यदि अतिचारी ग्रह की दशा चल रही है तो वो सारे के सारे काम जल्दी 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 हो जाएगा। हाँ, कर नौकरी लगेगी, आज प्रमोशन होगा, कर उसके प्रमोशन होगा, पदोन्नति मिलेगा, और 1-2 साल के अंदर वो मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टर या तो उसी डिपार्टमेंट का चीफ बन जाएगा। इस तरह से
यदि उसने मंदचारी में उसकी दशा चल रही है और उसकी नौकरी यदि लग गई तो सर पर नौकरी में ही दिक्कत हो जाएगी कि आज ज्वाइनिंग करना, कल ज्वाइनिंग करना, 1 साल बाद ज्वाइनिंग करना, अभी कोई सीट नहीं है जी, पूरे सीट अभी अवेलेबल है जी, तो 2 महीने घर बैठो जी, 2 साल बाद ज्वाइनिंग करना, 4 साल बाद ज्वाइनिंग करना। तो इस तरह से मंदचारी मतलब मैक्सिमम डिले 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 होता रहेगा। हाँ, और स्तंभित ग्रह है कि कितने लोगों को नौकरी अप्लाई करते हैं, पता चला कि जी भाई वो अभी वो रद्द मतलब वो है एज इट इज उसको रख लिए जी, स्टे लग गया है जी उसपे। हाँ, जैसे बिहार में शिक्षा मित्र वाले गवर्नमेंट के लिए केस किए, पता चला स्टे लग गया कि एज इट इज फाइल जो बिहार गवर्नमेंट ने उसको रख लिए। अब उस फाइल का नहीं आगे जा रहा है नहीं पीछे जा रहा है जी, वो स्टेशनरी भी है वो। तो स्तंभित का मतलब स्टेशनरी हो गया जी, नहीं वो आगे जा रहा है नहीं पीछे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर उस फाइल का हो क्या रहा है। तो आपने क्या देखा कि मंदचारी में बहुत धीरे धीरे आगे प्रोसेस जारी है, स्तंभित में कोई प्रोसेस ही जारी नहीं है। अतिचारी में तो भाई आज पीएन के पास फाइल था, कल सीनियर के पास गया, उसके पास ऊपर गया, कल सीएम के पास गया, पीएम के पास गया, तो जो काम 2 साल में होने वाला था वो काम 2 महीने के अंदर हो गया। तो इस तरह से अतिचारी में होता है। और वक्री में? वक्री ग्रह की यदि दशा हो तो फाइल रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट का मतलब क्या है कि पीएम के पास फाइल गई, पीएम बोला कि अरे ये कमियां है, इसको जाओ इसको संशोधित करके आओ, फिर उस तरह से ऊपर भी फाइल पहुंच जाता है, फिर से फाइल नीचे फेंक दिया जाता है कि भाई इसमें अंदर ये कमियां है, इसको सुधार करके लाओ। मार्गी का मतलब है जी ठीक है जी, और सरल गति से जो जितने दिन में जो काम होना है आपका हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अस्त का मतलब है कि वो रिजेक्ट हो चुका है जी, वो काम होगा ही। तो इस तरह से हम कुंडली देख करके जो भी व्यक्ति हमारे पास जो आ रहे हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई तुम्हारी दशा देख करके उसकी दिशा को हम बता सकते हैं कि तुम्हारी जो नैया है किस दिशा में जा रही है और कितना उन्नति होगा, किस प्रकार की उन्नति होगा। तो ये सब वक्री, मार्गी, अस्त, मंदचारी, अतिचारी, स्तंभित ग्रह से पता चलता। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रह वक्री है, मार्गी है, स्तंभित है, अतिचारी है, मंदचारी? उसके लिए आपको पंचांग देखना पड़ेगा, क्योंकि पंचांग में सब कुछ लिखा रहता है। नहीं तो कोई हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लें या ज्योतिष का कोई ऐप ले लें, तो उस ऐप के अंदर ही लिखा रहता है कि अभी ये ग्रह मार्गी हो रहे हैं। जैसे अभी जुपिटर वक्री है, शनि वक्री है, कुछ दिन पहले शुक्र भी वक्री हो गया था, बुध भी वक्री हो गया था। तो आप देख रहे थे टीवी पर सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस साल ऐसा 100 साल में भी नहीं है कि एक साथ हमारे, आप खुद सोचो ना, 9 ग्रहों में से यदि आपके 7 ग्रह वक्री हो जाए और 2 ग्रह कहीं वक्री होता ही नहीं है। यहाँ पे देखो सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, तथा राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते। ये 100 साल बाद 60 साल बाद हुआ है 2020 में, जो कि 6 ग्रह एक साथ वक्री हो गए, क्योंकि राहु केतु वक्री थे ही, बुध वक्री हो गया, शुक्र वक्री हो गया, 4 हो गए, बृहस्पति वक्री हो गया, 5 हो गए, शनि वक्री हो गया, 6। तो एक साथ 6 ग्रह अभी वक्री हुए थे 3-4 महीना पहले, 3 महीना पहले, जिसमें से अभी तो शुक्र क्या शनि वक्री है, बृहस्पति अभी वक्री ही है। और वक्री का मतलब है कि देखो इतने सारे 6 ग्रह वक्री हुए तो हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को कितने साल पीछे कर दिए सभी चीजों में। हाँ, आप देख लो, अभी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी समय थम सा गया है, किसी का भी फोन आ रहा है, कभी से कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिल रहा है। अब कल ही फोन आया था उनके कंपनी से 120 लोगों को निकाल दिया गया और कंपनी वो किसी दूसरे कंपनी में मर्ज हो रही है। तो इनका एक क्वेश्चन था, सर कंपनी दूसरे कंपनी मर्ज हो रही है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, क्या वो कंपनी जो दूसरे कंपनी में मर्ज हो रही है वो हमको रखेंगे या हमको निकाल देंगे, और यदि रखेंगे तो हमारी सैलरी का क्या कंडीशन होगा, उनके साथ क्या संबंध होगा। तो पहले यही कंडीशन था कि वो कंपनी इनको रखेगी या नहीं रखेगी। उसमें से 3 बच्चों को 3 का साथ एक साथ फोन आया, तीनों ने 3300 रुपए भी भेजे कि ये बताओ सर यदि कंपनी मर्ज हो रही है तो हमारे स्टाफ को रखेंगे या वो अपनी कोई स्टाफ लाएंगे। तो सर इस तरह से फोन आ रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं कि स्थिति, नौकरी की स्थिति कितनी मतलब बेहाल हो गई है।
और सब लोग आज करियर को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि सबकी करियर पीछे चल गई ना। अभी कुछ इतने लोग हैं, एक तो व्यक्ति बहुत दुखी, मतलब दुख की बात है कि वो एक ही व्यक्ति है पूरे परिवार चलाने में, और उनके पीछे 5 लोग खाने वाले हैं, और वो आधे सैलरी में भी काम करने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन उनकी नौकरी नहीं मिल पा रही। मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ कि 6 ग्रहों की वक्री होने का एकदम प्रैक्टिकल क्या प्रभाव हुआ है हमारे विश्व में, वो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रह वक्री हैं, कौन से ग्रह मार्गी हैं? इसके लिए आपको कोई ऐप या आप पेपर उठाते हो ना, आपके पास यदि पेपर आता है, आजकल तो ऑनलाइन ही पेपर हो चुके हैं, तो उसमें एक पंचांग का कॉलम होता है, तो उस पंचांग की कलम को जाकर के एक बार पढ़ लो, वहां पे लिखता है कि कौन से ग्रह मार्गी है, कौन से ग्रह वक्री है, कौन से ग्रह किस राशि में। हाँ, एक क्लियर लिखता है कि आज सूर्य एट प्रेजेंट इन लियो साइन, मून एट प्रेजेंट इन लियो साइन, हाँ, जुपिटर सेजिटेरियस साइन, सैटर्न इज कैप्रिकॉर्न साइन, तो पूरा का पूरा लिखा रहता है। तो एक बार आप पढ़ लोगे ना, और आपको गति भी बता दिया हूँ कि भाई ये ग्रह की गति ये है। जैसे मैं बताया था एट प्रेजेंट जो सूर्य के बारे में, ये देखो ये सिंह राशि में है, और सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, 1 महीने में 1 राशि चलता है। तो आज आपने पेपर में पढ़ लिया कि सूर्य सिंह राशि में है, तो अगले महीना वो कन्या में जाएगा, उसके अगले महीने वो तुला में जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सभी ग्रहों की रियलिटी के बारे में पता लगता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था देवेंद्र जी का, वो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था कि हम कैसे पता करें कि कुंडली में कौन से ग्रह मार्गी है, कौन से ग्रह वक्री है। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो और बढ़िया, क्योंकि दोबारा करेंगे। दोबारा से समझा दीजिएगा। तो अब ये देखें कि अब मान लो कि ये गोल है, और इस गोल में यहाँ पर सूर्य परिक्रमा कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे सूर्य है, ये सारा का सारा खेल ना सूर्य पर ही है सर। ज्योतिष से मान के चलो, आप आज लिख लो, ज्योतिष ही सूर्य है, सूर्य ही ज्योतिष है। आज एक मेरे शिष्य हैं, उन्होंने किताब लिखा है, उसका PDF हमको भेजा है, अभी प्रकाशित किताब नहीं हुआ है। वो किताब पढ़ करके दिल खुश हो गया, इतना सुंदर उन्होंने ग्रहों के बारे में सजा सजा के लिखा है। हाँ, तो इतना सुंदर है ये सब के बारे में। तो अब मान लो कि ये सूर्य है, तो सूर्य ही ज्योतिष है, ज्योतिष ही सूर्य है। पूरा का पूरा जो खेल है ये आपको उसी पर है, सूर्य पर ही है। अब मान लो कि सूर्य से कोई भी ग्रह यदि दूर है, मान लो कि सूर्य को 0 डिग्री मान लो, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य अभी लियो साइन में है, तो एट प्रेजेंट की रियल स्थिति ले लो कि अभी जो सूर्य लियो साइन में है। हाँ, ये ले लो, ये कंडीशन है। तो ये लियो साइन है, ऑलमोस्ट मान के चलो यहाँ पे लियो साइन आएगा यदि ये 0 डिग्री होगा तो। अब तो यहाँ पर सन है, तो इस सन को आप 0 डिग्री मान लो, सन 0 डिग्री हो गया। तो सन से कोई भी ग्रह यदि 90 डिग्री के अंतराल में होंगे, 90 डिग्री इधर या 90 डिग्री इधर, हाँ, 90 डिग्री इधर या 90 डिग्री इधर, सूर्य के कोई भी ग्रह 90 डिग्री के यदि अंतराल में होंगे तो वो ग्रह मार्गी होंगे, वो ग्रह मार्गी होंगे, ठीक ना? ये लिख लीजिए, सूर्य के 90 डिग्री इधर या 90 डिग्री इधर कोई भी ग्रह होंगे तो मार्गी होंगे। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह होंगे, सूर्य के 10 डिग्री आगे पीछे, हाँ, या सूर्य के 5 डिग्री आगे पीछे, 5 डिग्री लिखो, 10 डिग्री लिखो, सूर्य के पास आगे पीछे कितना, मतलब मैक्सिमम 30 डिग्री तक। हाँ, सूर्य की या तो 5 डिग्री आगे हो या 5 डिग्री पीछे हो, ठीक ना? तो मान लें कि सूर्य यहाँ पर है 0 डिग्री, तो सूर्य यहाँ पर 5 डिग्री ले लो, तो सूर्य से 5 डिग्री आगे या 5 डिग्री पीछे ग्रह अतिचारी होंगे। अतिचारी और अस्त दोनों एक साथ ही होते हैं, ये भी लिखिए। अतिचारी और अस्त दोनों हमेशा एक साथ ही होते हैं। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह होंगे तो अतिचारी होंगे और अस्त होंगे। तो फिर तो दोनों का नेचर ऑफ वर्क में चेंजिंग आ जाएगी। हाँ हाँ, चेंजिंग आएंगी, वो फलादेश की बात है, वो कैसे चेंजिंग आएगी वो आगे बताएंगे आपको।
ठीक ठीक। तो अस्त और अतिचारी दोनों एक साथ ही होते हैं। हाँ, अस्त और अतिचारी दोनों एक साथ ही होते हैं। कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ होती हैं तो वो अस्त हो जाता, अतिचारी हो जाता, अतिचारी बहुत तेज चलने लगती है। और सूर्य से 90 डिग्री से यदि ऊपर जाते हैं और 150 डिग्री तक आते हैं, हाँ 120 डिग्री तक तो मंदचारी होते हैं, मंदचारी होते हैं। हाँ 120 डिग्री तक मंदचारी होते हैं। और 120 डिग्री से यदि आगे बढ़ती हैं 180 डिग्री तक तो वो वक्री हो जाती है, हाँ रेट्रोग्रेड हो जाती है। तो 180 डिग्री तक वो रेट्रोग्रेड होती है। तो ये कंडीशन है। तो मैं तो कहता हूँ कुंडली में ग्रहों की पोजीशन को ही देख करके हम पता लगा लेते हैं कि भाई ये अस्त है, अतिचारी है, मध्यचारी है, कौन से चारी है। हाँ वो कुंडली से ही, क्योंकि भाई हम उतना कुछ यदि हम देखने चलेंगे, हमारे पास तो एक छोटी सी चार्ट आ जाती है ना, तो चार्ट से हम बता देते हैं कि भाई इसका कितना फल मिलने वाला है, कितना फल नहीं मिलने वाला। ऑलमोस्ट पूरा उसकी भविष्य का एक खांचे से ही वो क्लियर हो जाता है। हाँ अब तो परमात्मा की कृपा से इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब एक व्यक्ति आए थे कुंडली दिखाने, तो मैं 10 मिनट के अंदर उनकी पूरी की पूरी कुंडली देख ली। तो उन्होंने कहा, अरे गुरुजी आपने प्रियांका कुंडली तो प्रियांशु की कुंडली तो आपने 3 घंटा में देखा था, मेरी कुंडली आपने 10 मिनट में देखा था। आपने जो चीज बताया बात तो सही है, लेकिन हम आपसे सेटिस्फाई है, लेकिन 10 मिनट के अंदर मेरी कुंडली देखा इसलिए हम सेटिस्फाई नहीं। तो अब बताओ अब 3 घंटा में क्या उसमें के अंदर करूं। हाँ और प्रियांशु जी आए थे तो घर पे आए थे, बच्चे भी थे, तो कुंडली भी चल रही थी और नाश्ते वास्ते भी चल रहे थे, प्रोग्राम भी चल रहा था, तो टाइम लग गया। अब भाई तुम्हारे साथ तो मंदिर में हो, हम मेंटली प्रिपेयर हैं, यहाँ पे प्रोफेशनली तुम्हारी कुंडली के लिए ही बैठा हूँ, तो भाई 10 मिनट की कुंडली बता दिया तो इससे तू सेटिस्फाई हो ना। लेकिन कितने लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको टाइम चाहिए। हाँ कुछ भी बतियाते रहो, लेकिन हो ना। अब एक व्यक्ति है तो कहते हैं कि गुरुजी मैं तो आपसे मिलने आता हूँ, बस आपके साथ मिल लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी नहीं हो गई है। ऐसे भी लोग आते हैं कितने, तो अब ऐसे लोग भी आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। तो आपको इस ढंग से इस लेवल की ज्योतिषी आपको बननी है कि आपको 10 मिनट के अंदर कुंडली देख करके डिसाइड कर लो। एक झलक यदि कुंडली भी नजर भी चले गया ना, तो जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, गाड़ी की आवाज से बता देता है कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उसी तरह कुंडली की एक झलक देखने के बाद ही आपको बता देना होगा कि भाई ये कैसी कुंडली है, कितना दमदार कुंडली है। बस ठीक है, ग्रहों की डिग्री अंदर जाने एक अलग बात है, लेकिन मोटा मोटी तो फलादेश आपको आ जाना चाहिए। तो देखो एक मैं बता रहा ये हूँ, बच रहा है, ये अस्तंभित गति वाला, इसका स्तंभित गति ये 180 से अबव होगा या स्तंभित गति जब होता है जब कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट और डायरेक्ट से जब रेट्रोग्रेड होता है ना, तो वो कुछ दिन के लिए स्तंभित होता है। ये चीज लिख लें। हाँ ये आपको 90 डिग्री 120 डिग्री के बीच में ही हो जाएगा। इसका कोई पर्टिकुलर गति वो निकालने पड़ेंगे, वो तो एक प्रकार की एस्ट्रोनॉमी की बात है। हाँ एस्ट्रोनॉमी में कैलकुलेशन की बात है, लेकिन ये तो मान के चले कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आगे गाड़ी ले जाते हो, तो गाड़ी को जब बैक गियर में लाने होते हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी को न्यूट्रल करके ना अब कुछ देर के लिए वो स्टेबल लाना पड़ता है। ये नहीं कि आप 60 की स्पीड में आगे जा रहे हो तो 60 की स्पीड में से ही पीछे आ जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो स्तंभित तो कैलकुलेशन करके निकालने पड़ेंगे। और ये पंचांग में कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए आपको ग्रहों की एक दैनिक गति पता होना चाहिए। तो एक दिन की गति में से दूसरे दिन की गति को माइनस करोगे ना, तो 24 घंटे की बैलेंस गति आपको निकल जाएगा। तो सभी ग्रहों के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो चलो चंद्रमा है, चंद्रमा तो होता नहीं है कभी, चंद्रमा के अंदर हमेशा एक ही गति होता है, डायरेक्ट गति, वो उसके अंदर कोई गति नहीं है। सूर्य और चंद्रमा में एक ही गति होता है, याद कर लो। सूर्य चंद्रमा के अंदर एक ही गति होता है, वो होता है डायरेक्ट गति, और कोई। जैसे बुध है, डेली 1 डिग्री चला है, 24 घंटा में 1 डिग्री चलता है। आपने 24 घंटे की वैल्यू को डिफरेंट निकालो, आगे आज की सूर्य की गति, आज की बुध की गति लो,
कल की बुध की गति लो, तो कल वाली बुध की गति में आज वाली बुध की गति को माइनस करो तो 24 घंटा की एक डिफरेंट गति निकल जाता है। यदि 1 डिग्री आया है तो मान लो कि बुध जो है वो मार्गी है, यदि 2 डिग्री आया है तो मान के चलो अतिचारी है, यदि 30 मिनट या कम आया है तो मान लो कि वो मंदचारी है, और यदि 0 डिग्री आया है, कल और आर की डिफरेंट में यदि 0 आ रहा है तो स्तंभित है। तो इस तरह से हम इसके फल को निकालेंगे। तो आपको शुरू में तो ये गति तो माइनस प्लस करके ही निकालनी पड़ेगी जिस ग्रहों का आप चाहते हैं। शुरू में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब आपका में माइनस हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। हाँ, वो माइनस हो जाता है, लेकिन जब बकरी होगा तब माइनस नहीं होगा, क्योंकि बकरी होगा आज जैसे सूर्य 1 डिग्री का है तो कल माइनस होगा तो कल तो जाकर के वो 0 डिग्री का हो जाएगा ना। तो आज की गति में कल का गति घट जाएगा, तो नहीं घटेगा तो मान के चलो बकरी है। हाँ जी, हेलो सर, आपने ये लिखा है ना राहु और केतु कभी हाँ, राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते। हाँ, हेलो, ये हमेशा वक्री रहती है। हेलो, हाँ जी मैम, आपकी आवाज कट कट इसका क्या मतलब है? मीन्स ये कभी नॉर्मल स्पीड पे नहीं होते हैं ये? आपकी आवाज कट कट आ रही, फिर से बोलिए। मतलब ये कभी मार्गी नहीं होते, वक्री हो सकते हैं, अस्त हो सकते हैं, अतिचारी हो सकते हैं, मतलब नहीं, बाकी 5 हो सकते हैं। ये सिर्फ कोई गति नहीं होते, ये 5 गति में से 6 गति में से कोई गति नहीं होगा, ये सिर्फ वक्री गति होंगे, ये कभी अस्त भी नहीं होते। राहु और केतु यदि सूर्य के साथ जाती हैं तो सूर्य को ही अस्त कर देती हैं, ये ग्रहण लगा देती हैं। ये राहु केतु यदि सूर्य के साथ जाती हैं तो राहु केतु सूर्य के साथ जाते हैं तो सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं, अस्त नहीं होते, ये अस्त भी नहीं होते। हाँ सर, तो फिर अगर राहु सूर्य और कोई और ग्रह हो तो क्या मानेंगे फिर हम उसको? राहु सूर्य और कोई और ग्रह हो, चाहे शनि हो चाहे कोई हो, तो हम क्या मानेंगे? अस्त मानेंगे कि सूर्य से ग्रहण लगेगा, सूर्य को ग्रहण लगेगा, और यदि कोई और ग्रह होगा तो अस्त होगा, वो अस्त होगा। हाँ, क्योंकि ऐसे मान के चलो जो बड़े अधिकारी होते हैं ना वो छोटे पे राज करते हैं, जो छोटे होते हैं अपने छोटे पे राज करते हैं। तो भाई जो सूर्य मानिए अगर चौथे घर में सूर्य भी है, राहु भी है, गुरु भी है, शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, तो इसको क्या मानेंगे? तो सूर्य को राहु ग्रहण करेगा, और जो वहां पर चंद्रमा है, बुध है, उसको जो सूर्य है वो अस्त करेगा। हाँ, गुरु और शुक्र भी है। गुरु और शुक्र को अस्त करेगा ना, गुरु और शुक्र को जो सूर्य वो अस्त कर देगा। और ऐसे समझा जा सकता है कि अस्त होने वाले ग्रह मंगल, बुध, गुरु, ये 5 ग्रह ही अस्त होने वाले हैं, बाकी 2 मार्गी हैं और 2 बकरी हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर। मार्गी भी अस्त नहीं होते हैं, चंद्रमा भी अस्त नहीं होगा, थ्योरेटिकली हो जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं। चंद्रमास्त होता है, अस्त होता है, चंद्रमास्त होता है, थ्योरेटिकली होता है। हाँ, थ्योरेटिकली होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा। हाँ। और अस्त होने वाले, पूर्ण रूप से अस्त होने वाले ये 5 ग्रह होंगे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। हाँ, जी। तो यहाँ पर जो हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये पूर्ण इनके अंदर 6 गति होती है, मार्गी जो भी गति होती है 100% होता है, अस्त भी 100% होती है। राहु केतु सिर्फ बकरी रहते हैं, ये कभी अतिचारी या कभी ये मार्गी, ये सब नहीं होते। सूर्य के साथ जाते हैं तो सूर्य को ग्रहण कर देते हैं। अगर कोई प्लैनेट सूर्य के साथ है तो सूर्य उस प्लैनेट को अस्त कर देगा। अब यहाँ पर इस डायोग्राम से समझ लें, इस डायोग्राम से 2 चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब देखिए कि ये सूर्य है, तो सूर्य के इधर मंगल, जुपिटर और शनि है तो अस्त है, क्योंकि सूर्य के पास आ गए। हाँ, और इधर जो मंगल, बृहस्पति और जो शनि है ये वक्री है। तो कुंडली में मैं बताया था कोई भी ग्रह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर चला जाएगा, जो डायग्राम करके बताया था,
कि सूर्य यदि यहाँ पर है 0 डिग्री का, तो सूर्य से 180 डिग्री पे ग्रह जो है वो वक्री होते हैं। तो सूर्य यहाँ पर है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री को यदि 0 मानोगे तो 270 डिग्री आपके 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर 270 डिग्री यदि 180 डिग्री बन जाएगा, तो ये वाला कंडीशन आपका वक्री वाला हो जाएगा और ये वाला अस्त वाला हो जाएगा। तो ये तो मैंने पहले ही समझा दिया। ये जो चंद्रमा है ये भी अस्त होता है, प्रैक्टिकली अस्त होता है, नहीं सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य के साथ होगा तो अस्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जो शुक्र और बुध पर यहाँ पे ज्यादा समझना है आपको। ये जो मरकरी है और जो बाकी लोग म्यूट कर लें। जिसको क्वेश्चन करना है वही व्यक्ति खोला, बाकी सब लोग बंद कर लें। तो यहाँ पर जो ये मरकरी और वीनस है, ये जो मरकरी और वीनस यदि पृथ्वी वाले साइड में है ना, यदि इस साइड में होंगे तो ये रेट्रोग्रेड होंगे, यानी कि वक्री होंगे, और इस साइड में होंगे तो ये भी अस्त होंगे। ये तो जैसे कि शनि, जुपिटर और मंगल वाले फॉर्मूला के तहत ही। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने वाली बात है कि ये मरकरी और वीनस यदि पृथ्वी के करीब होंगे ना, तो यहाँ पर अस्त और रेट्रोग्रेड दोनों एक साथ होंगे। ये अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे, ये भी आपको याद देना है। सिर्फ ये इंटरनल प्लैनेट में होगा, यानी कि मरकरी और बुध में होगा। मरकरी और बुध जब सूर्य के एकदम और पृथ्वी के एकदम बीच में होंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होंगे, तो अस्त भी होंगे और साथ में रेट्रोग्रेड भी होंगे। लेकिन मरकरी और बुध के बीच में यदि सूर्य होगा, मरकरी और वीनस यदि इस साइड में होंगे, तो सिर्फ यहाँ पर मरकरी और वीनस अस्त होंगे। ये चीज थोड़ा सा समझना ज्यादा जरूरी है। अभी समझ में आया, नहीं तो इसको एडवांस लेवल में जब आओगे तो ज्यादा क्लियर होता है। ये वाला अभी यहाँ पे उतना क्लियर होता नहीं है, तो ये चीज आप समझ लें। अब आगे हम आते हैं कुंडली के माध्यम से। अब देखो, अभी तो आपको हमने एक जोडियक की डायोग्राम के माध्यम से समझाया, लेकिन ऐसी हमको कुंडली में ऐसी चीज मिलता नहीं है। हमको कुंडली में ऐसे यू चीज मिलता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 सूर्य है। हाँ, यहाँ पर 2 सूर्य है। जो लगन वाले सूर्य को अभी हम हटा दें, ये भी मैं लिखा हूं समझाने के लिए, लेकिन इस सूर्य और बुध को हम हटा दे रहे हैं कुछ देर के लिए, फिर अभी लिखूंगा थोड़ा देर में। अब यहाँ पर देखिए, एक कंडीशन ये है कि सूर्य और मरकरी यहाँ पर है और मार्स यहाँ पर है। तो सूर्य 2 डिग्री का और मार्स यहाँ पर 2 डिग्री का, तो सूर्य से 180 डिग्री पे मंगल हो गया। तो पहला प्रश्न ये उठता है सर, इसमें जी में 8 नंबर क्यों रखा? जी 8 क्यों लिखा? 1 की जगह पे 8 क्यों लिखा? 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि है और 1 नंबर का भाव है। हाँ, वही 1 नंबर का भाव, समझ। हाँ, 1 नंबर का भाव है, 8 नंबर की राशि है। ये व्यक्ति जब जन्म लिया था तो यहाँ पर वृश्चिक राशि का उदय हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे 8 हमको लिखना पड़ेगा। अभी आज वाले क्लास में आपको हम लगन स्पष्टी सिखाएंगे कि यहाँ पर 8 नंबर 9 नंबर राशि आता कैसे है, वो सिखाएंगे। तो आप देखो, यहाँ पर जो सूर्य है वो 2 डिग्री का है, कैप्रिकॉन 2 डिग्री, और कैप्रिकॉन के अपोजिशन में जो लियो 2 डिग्री का मार्स है। तो यानी कि सन से 180 डिग्री पे होने के कारण मंगल यहाँ पे वक्री है। हाँ, यहाँ पर सैटर्न भी वक्री है, यहाँ पर जुपिटर भी वक्री है। तो कुंडली में आपको जो भी ग्रह सूर्य से दूरी होंगे वो वक्री होंगे। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि सूर्य वक्री है, कौन से ग्रह वक्री हैं, कौन से ग्रह मार्गी हैं। अब यहाँ पर एक चीज अस्त के बारे में समझें। अभी जो देवेंद्र जी ने क्वेश्चन किया था कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह होगा तो अस्त हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सूर्य के साथ ग्रह होंगे अस्त होंगे, ये भी जरूरी है, लेकिन साथ होने पर अस्त ही होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। अस्त के लिए एक डिग्री होता है, वो लिख लें
यहाँ पर मैं जो डिग्री लिखा हूं वो लिख लें। सूर्य से चंद्रमा यदि 12 डिग्री प्लस माइनस में होगा तो अस्त हो जाएगा। कॉपी कलम फिर से बताइए। सूर्य से चंद्रमा यदि 12 डिग्री आगे हो या 12 डिग्री के पीछे हो, 12 डिग्री के दायरा में हो, हाँ, यानी कि 24 डिग्री हो गया, 12 डिग्री आगे और 12 डिग्री पीछे। मंगल 17 डिग्री के अंतराल में हो। 17 का मतलब है 17 डिग्री आगे और 17 डिग्री पीछे। हाँ, बुध 14 डिग्री के अंतराल में हो तो अस्त होता है, प्लस माइनस। शुक्र 10 डिग्री के अंतराल में प्लस माइनस हो तो अस्त होता है। शनि 16 डिग्री अंतराल में हो तो बुध कितना? बुध कितना? 10 डिग्री? 14 डिग्री, बुध 14 डिग्री 17। बुध 14 डिग्री और शुक्र 10 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, शनि 16 डिग्री, शनि 16 डिग्री के अंतराल में हो तो अस्त होता है। ये उसकी अस्त की वो है, एक डायोग्राम है। हाँ, इसको आपको वो करना पड़ेगा। मैं फिर वक्र गति का ये 12 और 8 सामने है, ये नीचे की लाइन में। हाँ, ये जो बुध और शुक्र के नीचे की जो है ना 12-8, अभी मैं बताया था कि जो बुध है वो वक्री गति में भी अस्त हो सकता है। तो वक्री वाले गति में 12 डिग्री और शुक्र वक्री वाले गति में 8 डिग्री पर होगा तब अस्त हो जाएगा। वक्री में भी ये होते हैं। अच्छा। बुध और शुक्र वक्री गति में भी अस्त हो सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर तो पंडित जी, वक्री जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो भी वो शुभ फल दे सकता है जी? जब भी कोई ग्रह वक्री हो तो वो शुभ फल देता है किसी को? नहीं, शुभ नहीं देगा। सिर्फ बुध और शुक्र दे सकता है, सिर्फ बुध और शुक्र। सिर्फ बुध और शुक्र में नियम, एक्सेप्शन रूल है, आप इसको लिख सकते हैं, एक्सेप्शन रूल है। बुध और शुक्र वक्री में भी अस्त होते हैं। वही तो मैं बताया था आपको, ऊपर वाला यदि पीपीटी आप देखें वही तो स्पेशल रूल आपको बताया था। ये जो यहाँ पर मरकरी यदि यहाँ पर होगा तो अस्त और वक्री दोनों होगा, और यहाँ पर होगा तो सिर्फ अस्त होगा, वक्री नहीं होगा। अस्त और वक्री होगा तो साथ में दोनों फल मिलेंगे। हाँ, वक्री का सर वो पूछ रहे हैं पंडित जी, मैं कह रहा हूँ कि शुभ फल, वक्री ग्रह शुभ फल दे सकता है? हाँ, शुभ भी दे सकता है, शुभ भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में मारक है, बाधक है, अकारक है, योग कारक है, और उस पर डिपेंड करेगा कि वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। क्योंकि वक्री ग्रह की चेष्टा बल बढ़ जाती है ना, चेष्टा काम करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है ना। मान के चलो एक पुलिस वाला है और ईमानदार है, और ईमानदार है और ऑनेस्ट है और दिल से काम करने वाला है और परिश्रमी है, तो वो अपने केस में सफल होगा ना। लेकिन यदि वो मेहनती है, परिश्रमी है, दिल से काम करने वाला और बेईमान है, वो भी सफल हो जाएगा पैसे कमाने में। दोनों में ईमानदारी जरूरी है। तो यहाँ पर काम करने की जो एनर्जी है ना, वक्री ग्रह के पास ज्यादा होता है। हाँ, अब काम करने वाला व्यक्ति सेल लगा के ज्यादा बढ़िया खुलता है जी, वो कभी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज रखना पंडित जी, इनको बोलिए ना माइक बंद करें अपना। हाँ, जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, मेहनती जो होते हैं ना, डिपेंड करता है कि वो ईमानदार है या बेईमान है। हाँ, देखो पूछ तो काम करने वाले व्यक्ति की होती है, जीवन में उन्नति तो काम करने वाले की होती है। अब काम करने वाले व्यक्ति अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया है, और बुरे हैं तो बहुत खराब। तो यदि वक्री ग्रह बुरे हो जाते हैं तो जीवन में ज्यादा कष्ट दे जाते हैं, और अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। वो आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर पेन खत्म, सही खत्म। एक्सेप्शन रूल है कि वो वक्री और अस्त दोनों हो सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो
सूर्य जो है वो 2 डिग्री का है और मरकरी जो है 28 डिग्री का है। मरकरी 14 डिग्री तक अस्त होता है। तो 2 डिग्री और 14 डिग्री, 2 डिग्री और 14 डिग्री कितना हो जाएगा? 16 डिग्री। 2 डिग्री और 14 डिग्री 16 डिग्री। और यहाँ पर जो मरकरी और 28 डिग्री का है, तो यहाँ पर सूर्य के साथ रहने के बाद भी जो मरकरी है वो अस्त नहीं है, यानी कि दोनों साथ साथ बैठे हैं, लेकिन मरकरी का जो दायरा है सूर्य की दायरा से 14 डिग्री का 0 to 14 डिग्री है, हाँ तब अस्त होगा। लेकिन यहाँ पर वो है कितने डिग्री के अंतराल में है? 26 डिग्री के अंतराल में है। तो यानी कि साथ में बैठने के बाद भी मरकरी अस्त नहीं है, यानी कि इस मरकरी को पूरा का पूरा फल मिलेगा। अब हम पीछे आते हैं, जो जो कुंभ राशि 2 डिग्री है, तो पीछे आएंगे कुंभ राशि 2 डिग्री, तो 14 डिग्री आएंगे पीछे तक, कहाँ पे आ जाएगा? कुंभ राशि 2 डिग्री तो और लेगा 14 डिग्री पीछे आएगा, तो 14 डिग्री पीछे आ गया तो 18 डिग्री तक आ जाएगा। नहीं 18 डिग्री नहीं, 16 10 डिग्री और 4 तो 16 डिग्री तक आ जाएगा। तो यानी कि कैप्रिकॉर्न 16 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक अस्त है। तो यहाँ पे शुक्र 29 डिग्री का है, तो शुक्र अस्त है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं सर, ये नहीं आया। सर नहीं आया। नहीं आया। अब देखो मैं एक डायग्राम से समझा दूंगा। ये गोल ये है, ये गोल है, हाँ, और यहाँ पर मकर राशि है, यहाँ पर मकर राशि है 10 नंबर राशि, और यहाँ पर 11 नंबर राशि है, और यहाँ पर 12 नंबर राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर सन बैठा है, यहाँ पर सन बैठा है 2 डिग्री का, यहाँ पर मरकरी है 28 डिग्री का, और यहाँ पर वीनस है 29 डिग्री का। 10 डिग्री का 29 डिग्री है ना वीनस। दस नंबर की राशि है, 29 डिग्री का वो वीनस है। अब यहाँ पे बताओ, ये सूर्य के करीब में वीनस है या मरकरी है? हाँ हेलो, वीनस। और कितने डिग्री के अंतराल में वीनस है? सूर्य की डिग्री और वीनस की डिग्री में कितने डिग्री का डिफरेंट है? 29। नहीं सर, 3 डिग्री का और 1 4 डिग्री का सर। हाँ 3 डिग्री का डिफरेंट है। 3 डिग्री कौन बताया आपने? महेंद्र जी। 3 डिग्री का डिफरेंट नहीं है। ये जो वीनस है ये कैप्रिकॉर्न 29 डिग्री का है, तो कैप्रिकॉर्न 29 डिग्री के बाद 30 डिग्री तो कैप्रिकॉर्न समाप्त हो जाएगा ना, तो 30 तो फिर एक्वारियस 1 डिग्री शुरू होगा, फिर एक्वारियस 2 डिग्री, तो कैप्रिकॉर्न 39 डिग्री, एक्वारियस 2 डिग्री, तो मात्र 3 डिग्री का अंतराल में नहीं है क्या ये? हेलो, यस सर। हाँ जी सर। अब सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया सर। तो यहाँ पर जो दूसरी राशि में बैठे हुए भी जो वीनस है वो अस्त है, और सूर्य के साथ अब देखो, अब सेम राशि में है, कैप्रिकॉर्न राशि में है, लेकिन कैप्रिकॉर्न एक्वारियस राशि में सन है, कुंभ राशि में सन है 2 डिग्री का। तो कुंभ राशि में जो सन है एकदम स्टार्टिंग पीरियड पे है 2 डिग्री का, लेकिन उसी कुंभ राशि में मरकरी है एंड पीरियड में 29 डिग्री का, 28 डिग्री का,
Yes. तो भाई इस डिग्री से सूर्य से ये 26 डिग्री के अंतराल में हुआ कि नहीं हुआ मरकरी? तो जब 26 डिग्री के अंतराल में हुआ और 14 डिग्री Yes, के sir. अंतराल में अस्त होता है, तो यहाँ पर शुक्र दूसरे राशि में होने के बाद भी अस्त है और सेम राशि में होने के बाद भी मरकरी अस्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि अस्त के लिए ग्रहों की डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि उसके साथ में बैठना। लेकिन हम इसलिए हम बताते हैं कि नॉर्मली साथ में बैठे हुए एक होता है ना कि आग को देख करके, धुआं को देख करके आग की अनुमान किया जा सकता है, लेकिन ये कभी कभी फॉर्मूला गलत हो जाता है। हमको धुंध भी कभी कभी धुएं की तरह दिखाई देती है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि धुआं है तो आग है, तो साथ में बैठे ग्रह हैं तो अस्त हैं। काफी हद तक तो सही है, लेकिन एकदम 100% इसको हम नियम नहीं बना सकते कि साथ में है तो अस्त ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो अस्त है कि नहीं, अब जैसे कि अनिता जी पूछ रही थी कि भाई अब सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, तो आप चेक करो सूर्य की डिग्री, बुध की डिग्री, गुरु की डिग्री और शुक्र की डिग्री, फिर क्लियर होगा कि अस्त है या नहीं। अनिता मैम क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? हाँ जी सर। हाँ, बाकी सबको ये वाला अस्त वाला तो क्लियर हो गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? Yes, sir. No, sir. और सूर्य से कोई भी ग्रह यदि डिस्टेंस होंगे, दूरी पर होंगे, तो मान के चलो वो वक्र गति में होंगे, और सूर्य के साथ होंगे तो वो अस्त होंगे। तो इस नियम को मानते। और अस्त ग्रह के पास चेष्टा बल 0 होता है, वक्री ग्रह के पास चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसे एक सेकंड लिख ले सर, लिख ले 1 मिनट। हाँ, ऐसे चेष्टा बल का मतलब? चेष्टा बल का मतलब है एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। सिंपल सी भाषा में मान लो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, उनको काम करे या ना करें, बेशक 5 महीने से घर बैठे हैं, सैलरी तो आ रही है ना। हाँ देवेंद्र जी, जैसे हमारे आ रही है सर। दोबारा बोल दीजिए सर। अस्त ग्रह के पास चेष्टा बल कम होता है ज्यादा? सूर्य के साथ बैठे ग्रहों को चेष्टा बल कम होता है, चेष्टा बल नहीं होता। हाँ, सूर्य के साथ बैठने वाले ग्रहों को चेष्टा बल नहीं होता, और सूर्य से दूर रहने वाले को चेष्टा बल ज्यादा होता है, उस पर एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट एम्प्लॉई है ना, उसको पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, गवर्नमेंट वाले को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, और ये ज्यादा वो मेहनत भी करेंगे फिर भी उनको उतना ही सैलरी मिलेगी जितना की मिल रही है। तो चाहे 8 घंटा ईमानदारी से काम करें या बेईमानी से काम करें, उनको उतना ही सैलरी मिलेगी। लेकिन यदि हम गवर्नमेंट में नहीं है, यदि हम अपना काम में हैं, तो यदि हम 8 घंटा में हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, 8 घंटा हम चादर तान के घर पे भी सो सकते हैं। तो चेष्टा बल हमको ज्यादा लगेगा यदि हमको ज्यादा पैसा कमाना है। तो सूर्य से दूरी हम बना के रखेंगे तो परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, और सूर्य के साथ रहते हैं तो चेष्टा बल की कमी रहती है, तो वहां पे परिश्रम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना? तो सूर्य के साथ इसमें प्रश्न ये आता है कि सूर्य के नजदीक वाले जो ग्रह हैं वो ज्यादा फ्रूटिफाई करते हैं, वो ज्यादा फल देते हैं, और दूर रहने वाले कम फल देंगे, ये भी हो सकता है? इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं हरामखोर होते हैं, ज्यादा काम नहीं करते। हाँ, वो ज्यादा काम करते नहीं। आप चले जाओ एक फाइल लेकर के ना, और उनको चाय पीने का मन होगा तो 5 कमियां निकाल देंगे वो चाय पीने के चक्कर में। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? वो ये नहीं बताएंगे कि भाई तुम 10 मिनट बाद आना, तो कुछ कमियां निकाल के आपको टरका देती हैं। ये फैक्ट बात है। हाँ, यदि नहीं तो सर का मतलब अगर जैसे किसी घर में सूर्य 16 डिग्री का है, गुरु 28 का, शुक्र 17 डिग्री का, चंद्र 5 डिग्री का, राहु 21 डिग्री का, तो यानी कि बाकी के वो फल देंगे नहीं देंगे? आप देखो अस्त है कि नहीं है, आप उसकी सबकी डिग्री अलग अलग है, तो डिग्री को आप कंपेयर करें। सूर्य की 16 डिग्री है, गुरु की 28। हाँ, तो 16 डिग्री 28 डिग्री कितने डिग्री का अंतराल हो गया? 28 डिग्री है, 16 डिग्री है, तो अस्त तो है ना वो, 12 डिग्री, क्योंकि 14 डिग्री तक अस्त है ना। हाँ, तो अस्त हो गया। अब दूसरे की बताएं। शुक्र की 17 डिग्री है, वो भी अस्त हो गया। वो तो डीप कंबस्ट है, 16 डिग्री और 17 डिग्री, वो तो एकदम पास ही है ना। 16 17 तो 1 डिग्री के अंतराल में कंबस्ट हो गया।
हाँ सर यहाँ इसमें गुरु नहीं लिखा सर, इसमें जो चार्ट है वो गुरु नहीं लिखा सर इसमें। अभी गुरु लिखा ही नहीं। देखें, ये कहते हैं जो बॉस होते हैं उनको छोटी छोटी चीजों पे एकदम नजर होती है। गुरु लिख लें 11 डिग्री। सर कहाँ लिखें? हाँ ठीक है सर। कॉपी में लिख लीजिए। नहीं सर दिख नहीं रहा था, कहाँ लिख रहे हैं आप? जी सर समझ लग गया। सर मैं ढूंढ रहा था, गुरु नहीं मिल रहा था, मैंने कहा गुरु नहीं लिखा सर। जी 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 जी, गुरु 11 डिग्री। ठीक ना सर? सर 11 डिग्री प्लस माइनस ना, आगे या पीछे? हाँ जी जी जी, 11 डिग्री प्लस माइनस। हम्म, 11 डिग्री प्लस माइनस। जी सर, थैंक। तो इस तरह से आपके सारे के सारे ग्रहों का हो जाएगा। तो अब हम आगे आते हैं। आगे अब हम 5वें क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पिछला क्लास में उतना ढंग से पढ़ा नहीं, इसीलिए हमारा एक क्लास से थोड़ा गैप हो गया। अब यहाँ पर जो 5वें क्लास की जो नियम है उसको लिखें। ज्योतिष के अचूक नियम, अष्टम स्थान का शनि, यानी कि आप लोगों की कुंडली में भी अष्टम में भी शनि बैठा हो, आप लोगों की कुंडली में भी, तो आयु के लिए अनुकूल होता है। कम से कम 100 वर्ष की आयु को देता है। कौन सा अष्टम स्थान का शनि? हाँ, यदि अष्टम स्थान का शनि हो, अष्टम स्थान में शनि बैठा हो, तो कम से कम 100 वर्ष की आयु देता है, कम से कम। ज्यादा स्वस्थ देता है, नहीं देता? 100 वर्ष मतलब बीमार रह के या ठीक रह के? कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आयु देगा, स्वास्थ्य देगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चंद्रमा हो तो? नहीं, सिर्फ शनि होता है। का मतलब भाव 8वें घर में, 8वें भाव। जी जी जी, जैसे कि मान लें कि ये कुंडली है ना, ये कुंडली आपकी है, तो 8वां भाव तो ये हो गया ना, यहाँ पर यदि शनि बैठा हो ना, यहाँ पर यदि से बैठा हो, राहु हो तो? मेरे अष्टम में शनि बैठा है सर। हाँ, तो 100 वर्ष की आयु एकदम 100% है सर। राहु भी तो शनि का ही है, केंद्र को माना गया है, तो राहु बैठा हो तो भी? हाँ, राहु भी दे देता है थोड़ा बहुत, उसी का मतलब छोटा भाई है ना, तो वो भी तो कम से कम 90 तो दे ही देगा। हाँ, तो ये सबसे बढ़िया है कि अष्टम का शनि लॉन्गिविटी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है, अदर चीजों के लिए नहीं होता। यस। और किसी चीजों के लिए कहोगे तो खराब होता है। ठीक ना? रिवा चाय बना लेना। सर ये स्क्रीनशॉट आपका पूरा नहीं आ रहा है, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है, थोड़ा सा इसको या तो शॉर्ट करें या ठीक करें सर। आप अपने फोन को हमारे पास आप अपने को ठीक करें। आप ना उसको जूम किया है ना, ठीक होगी, सही हो जाएगा। हमसे नहीं, स्क्रीन पीछे से ही होती है चीज। जी, स्क्रीन आपकी थोड़ी सी बड़ी हुई है और कुछ नहीं है। ठीक तो वही है, तो सही आ रहा है, हम फोन से भी लॉगिन यहाँ तो सही है, ठीक है, आप सही आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है। सर आपने उसको जूम किया ना, जूम हटा दीजिए ना, हो जाएगा। जूम थोड़ा छोटा कर लीजिए ना, हो जाएगा, स्क्रीन छोटा हो जाएगा। अब सर हम आगे कुंडली बनाने की तरफ बढ़ेंगे, लगन निकालने की विधि। हाँ, अब किसी व्यक्ति की हम कुंडली बनाते कैसे हैं, वो वाला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे।
जैसे कि अभी उन्होंने कहा था कि जी वो लगन 1 नंबर में 8 नंबर कैसे आ गया। हाँ, 1 नंबर भाव में वो 5 नंबर 7 नंबर कभी 9 नंबर राशि आ जाती है, वो कैसे आ जाती है, वो चीज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो है ये 3 घंटे का टॉपिक, लेकिन हमारे पास आधा घंटा बचा है। हम कोशिश से थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, बाकी इसको थोड़ा सा आप घर से करके लाइएगा, तो आगे हम इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। देखें, लगन क्या होता है, व्हाट इज द असेंडेंट। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उस समय पूर्वी क्षितिज पे जिस राशि का उदय होता है उसे हम लगन बोलते हैं। इसको एक डायोग्राम के माध्यम से समझें कि जैसे कि मान ले कि ये पृथ्वी है, ये जो गोल है, ये गोल है, ये पृथ्वी है, ठीक ना। और ये जो छोटा नीचे गोल है, ये गोल आपका पृथ्वी है। हाँ, इसको लिख दें, ये आपका अर्थ है। और इस पृथ्वी के ऊपर से 12 राशियों का उदय हो रहा है। ये 12 राशियां हैं। हाँ, क्योंकि तो पृथ्वी है, एट ए टाइम पृथ्वी पर 12 राशियों का उदय हो रहा है। पृथ्वी तो गोल है, यह पृथ्वी गोल है, इस पृथ्वी पर 12 राशियों का उदय हो रहा है। तो यदि हमको इस पृथ्वी के बारे में समझना होगा, तो हमको कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर एक कट बिंदु लगाना होगा। यदि हम कट बिंदु, जैसे कि हमने टाइम का आविष्कार किया, तो यूके जो है ग्रीनविच को हमने 0 माना टाइम बनाने के लिए। यूके का टाइम स्टैंडर्ड टाइम, वर्ल्ड घड़ी बोलते हो ना, वर्ल्ड क्लॉक यानी कि यूके के अंदर आप मानते हो ना कि वो 0 टाइम है जी। यूके में 0 होता है। यूके से हम 5.5 घंटा आगे हैं, और यूके से न्यूयॉर्क वाले 4.5 घंटा पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले न्यूयॉर्क से 10.5 घंटा आगे हैं। तो हमसे वो 4.5 घंटा आगे हो गए, 4 घंटा आगे हो गए। तो इस तरह से जो वर्ल्ड क्लॉक है, उसको कहीं ना कहीं कट बिंदु आपने माना है ग्रीनविच को। तो उसी तरह हम जब ज्योतिष पढ़ेंगे तो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कट बिंदु हमको लगाना पड़ेगा। तो हमने यदि यहाँ पर कट बिंदु हमने लगा दिया, ये 0 डिग्री पे, तो हमने जी इसको बोल दिया कि ये पूर्वी क्षितिज है, हमने नाम दे दिया है ईस्टर्न होरिजन। ईस्ट होरिजन हमने एक नाम दे दिया, और हमने यहाँ पे कट बिंदु लगा दिया। तो हम जहां भी कट बिंदु लगाते हैं वो ईस्ट होरिजन हो जाता है। हाँ, अब ये पृथ्वी कंटिन्यू रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है। अब ज्योतिष का जो आविष्कार हुआ ईस्ट होरिजन को लेकर के हुआ। हाँ, अब हम ये कहते हैं कि अब जब जन्म लेंगे पृथ्वी पर, तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि ये जो हमारा ईस्ट होरिजन है, ये कौन से राशि में है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति, जैसे सपोज डेट बताता हूँ कि अभी कोई व्यक्ति जन्म लिया, तो अब यहाँ पर जो राशि थी एट प्रेजेंट ये वृश्चिक राशि है, मान के चलो ऊपर वाला जो ईस्ट होरिजन के ऊपर वृश्चिक राशि है। तो अभी जो पृथ्वी है वो वृश्चिक राशि में है, तो ऑटोमेटिक ये धनु राशि होगा। तो 2 घंटे बाद ये पृथ्वी धनु राशि पे चली जाएगी, तो ये कट बिंदु फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अब ईस्ट होरिजन धनु राशि हो गया। फिर 2 घंटे बाद ये पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी। हाँ, तो जैसे पृथ्वी यहाँ पर आएगी, ये मकर राशि हो गया जी 10 नंबर। तो हम बोल देंगे जी ये जो ईस्ट होरिजन था ये हमारा मकर पे आ गया। तो अब हमारा अब मकर राशि का उदय हो रही है। तो इस तरह से ये पृथ्वी ज्यों घूमती रहती है, उसको हम ईस्ट होरिजन ही कहते हैं। हाँ, जैसे सुबह सूर्य पूरब में दिखता है, तो हम बोलते हैं ना कि जो पूरब दिशा है।
लेकिन 12 घंटे बाद ये जो पृथ्वी है पूरब से उदित होकर के पश्चिम में चली जाती है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि पृथ्वी अभी पूरब में ही, हम बोलते हैं कि सूर्य पश्चिम में आ गया। तो सूर्य पश्चिम में आ गया यानी कि हम तो पूरब में रहते हैं। हाँ, तो सुबह सुबह भी हम पूरब में रहते हैं और शाम को भी हम पूरब में रहते हैं। लेकिन सुबह सूर्य पूरब से दिखता है तो उसको ईस्ट ओरिजन बोल देते हैं, लेकिन शाम को हम उसको ईस्ट ओरिजन को वेस्ट ओरिजन बोल देते हैं कि पृथ्वी पीछे चली गई, सूर्य पीछे चला गया, हम तो अभी भी ईस्ट ओरिजन पे। तो हम जहां भी रहते हैं उसको ईस्ट ओरिजन मानते हैं, ईस्ट ओरिजन ही मानते हैं। हाँ, ईस्ट ही मानते हैं। इसीलिए और हमारे ऋषियों ने कहा है, यदि थोड़ा सा भी यदि कर्मकांड का ज्ञान होगा आप लोगों को, तो ईस्ट में हमारे देवता का वास होता है। इसीलिए हम लोग कोई भी पूजा पाठ एक अनुष्ठान ईस्ट में करते हैं। किसी के घर हम जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि बताओ जी तुम्हारा इष्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वेदी बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इष्ट को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। हाँ, इष्ट में उगते हुए सूर्य को नमस्कार बोलते हैं। पूरा का पूरा हमारा इष्ट का ही खेल होता है। अब इष्ट का मतलब एक ना हमारे दिमाग में है कि नहीं जी सुबह सुबह ही इष्ट वाला होता है, नहीं, ये आपका गलत सिद्धांत है। आप जो भी आपका जो लगन उदय होगा ना उसको इष्ट ओरिजन ही बोलेंगे। हाँ, जैसे 12 बजे सूर्य हमारा सर के ऊपर आ जाता है तो बेशक उसको हम बोलते हैं कि सर के ऊपर आ गया, लेकिन फिर भी ईस्ट हमारा सामने वाला दिशा ही होता है। जैसे सूर्य हमारा सर के ऊपर हो लेकिन फिर भी तो सामने वाला दिशा होता है, उसी को मानते कि ये सुबह सुबह सूर्य यहीं से निकला था तो ईस्ट ओरिजन होनी। तो पृथ्वी जहां पर जो हमने कट बिंदु लगाए हैं वो पृथ्वी जीव जीव ये घूमती रहती है, तो हमारा ईस्ट ओरिजन भी घूमता रहता है, ईस्ट ओरिजन भी घूमता रहता है। 24 घंटे बाद फिर ईस्ट ओरिजन, जैसे कि हमारा ईस्ट ओरिजन है, ये 24 घंटे बाद घूम घूम के फिर हमारा यहीं पर आ जाता है, जहां से चला वहां पर आ जाता है। तो इससे पता लग गया कि पूर्व क्षितिज में जिस राशि का उदय होता है उसी को हम लग्न बोलते हैं। तो एक क्लियर हो गया। तो जहां पे हमारा पृथ्वी होता है, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि ईस्ट ओरिजन वेस्ट ओरिजन भी इसको भूल जाओ, जो ऋषियों का जो कहना था। अब उसको और भी हम सिंपली तरीका से हम आपको समझाते हैं कि व्यक्ति जिस समय जन्म ले रहा है उस समय उसके ऊपर, उसी पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि देखो जी ये पृथ्वी है, आप रियलिटी को समझो, रियलिटी को समझ जाओगे ना तो ईस्ट ओरिजन वेस्ट ओरिजन साउथ ये सब खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। क्योंकि जो चीज मैं समझा रहा हूँ ना, ये मैं कोई किताबी बात नहीं पढ़ा हूँ। यदि किताब में घुसोगे ना तो ईस्ट वेस्ट इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप रियलिटी से पढ़े आ जाओगे। और नहीं तो यार इस प्रकार का ज्ञान हो कि उसके अंदर घुस के हम समझ लें। हाँ, लेकिन एकदम सिंपल ज्ञान में समझ लो कि ये जो पृथ्वी है जी, और इस पृथ्वी पर एट ए टाइम 12 राशियों का उदय हो रहा है, क्योंकि ये राशियों का उदय पृथ्वी से ही चलता है। हाँ, कि ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये गोल है तो ये हमने मेष राशि के एरिया हो गया, ये वृष राशि का हो गया, ये मिथुन का हो गया, ये कर्क का हो गया, और ऊपर अनंत है। ऊपर चाहे जितना चले जाओ ऊपर तो अनंत है, ऊपर के बारे में मत सोचना। ऊपर के बारे में इतना बड़ा साइंस भी नहीं पता लगा पे कि ये कितना बड़ा है। तो इस तरह से राशियों का उदय हुआ है, ये 12 राशियां। अब देखो ये पृथ्वी पर एट ए टाइम किसी न किसी राशियों का उदय तो हो ही रहा है ना, और इसके ऊपर से यदि गोल गोल आप बनाते रहो तो ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के ऊपर ये वाला चंद्रमा हो गया, ये वाला मंगल हो गया, मंगल के बाद ये गुरु हो गया, ये शनि हो गया, ये इसी में सूर्य हो जाएगा। ये जितना बड़ा बनाते रहो उतना बड़ा ये गोल सर्कल बनता रहेगा। ये सारे के सारे, लेकिन ये मेष राशि है तो ये नीचे तक ये पूरा मेष राशि रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये शनि के पास मेष राशि का ऑर्बिट ज्यादा मिला है, तो शनि को यहाँ से यहाँ तक आने में 2.5 वर्ष लग रहा है, तो पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक पार करने में मात्र 2 घंटे लगता है। जिससे गोल सर्कल होता है ना, तो पीछे जो सबसे नीचे वाले ग्राउंड में होता है ना, तो वो थोड़ा सा वो जल्दी पार कर जाता है, यहाँ लेकर तो यहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगता है, ये वाला। तो आप एक क्लियर समझ गए कि व्यक्ति जिस लगन में जन्म लेता है, जब जन्म लेता है तो उसके सर के ऊपर जिस राशि का उदय होता है उसको हम पूर्व क्षितिज बोलते हैं। तो पूर्व क्षितिज पे
वो लगन होता है, तो उसी को बोलते हैं पूर्व क्षितिज। जिस राशि का उदय होता है उसको लगन बोलते हैं। अब मुझे ये पता करना है कि आपको दो चीज पता है कि पृथ्वी जो है 2 घंटे में एक राशि को पार करता है, ये भी पता है। तो हमको सिर्फ इतना सा पता करना है कि हम जब सो करके उठते हैं सुबह सुबह, तो वो पूर्व क्षितिज पे जहां से सूर्य का उदय होता था वहां पर कौन सी राशि थी। यदि सुबह 6 बजे की यदि राशि पता लग गया, जैसे मान लो कि सुबह आज सिंह राशि है, मान लो आज, तो सुबह 6 बजे सिंह राशि था और किसी का जन्म अभी 12 बजे हुआ है, तो 6 घंटे का अंतराल हो गया, तो पृथ्वी 2 घंटे में एक राशि पार करता है, तो 6 घंटे में 3 राशि पार कर जाएगा। तो सिंह राशि, कन्या राशि, सिंह राशि पार करेगा पूरा का पूरा 2 घंटा, तो 6 से 8 बजे तक सिंह राशि रहेगा, 8 से 10 बजे तक कन्या होगा, 10 से 12 तक तुला होगा। तो यानी कि 12 बजे कोई व्यक्ति जन्म लिया होगा तो तुला में जन्म लिया होगा, यदि 2 बजे तक कोई जन्म लिया होगा तो वृश्चिक में जन्म लिया होगा। लेकिन अभी आप घड़ी में देखो कितना टाइम हो रहा है, अभी आप अपनी घड़ी में चेक करो कितना टाइम हो रहा है, अभी कितना टाइम हो गया एक्यूरेट टाइम? 4:33। हाँ 4:33 यानी कि एट प्रेजेंट धनु लगन हो गया। तो अभी क्या आप कुंडली बना के देखो, अपडेट ऑफ आप लोग के पास कोई सॉफ्टवेयर है, ऐप को यूज करते हैं आप लोग, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ज्योतिष का? नहीं सर, बता दीजिए सर कौन सा यूज करें। कोई सा यूज कर लीजिए, हिंदू कैलेंडर एक आता है सबसे बढ़िया है, हम भी उसी को यूज करते हैं, हिंदू कैलेंडर सबसे बढ़िया है। हाँ नहीं तो देखिए मैं कुंडली बना करके आपको दिखा रहा हूँ अपने इस पे फोन पे। देखिए अभी की हमने कुंडली बनाई, आ, 20 अगस्त 2020 16:34 दिल्ली का। हमने यहाँ पे क्लिक किया, धनु लगन आया, देखो यहाँ पे धनु लगन आया कि नहीं। तो अभी हम जो बैठे हैं ना वो हमारे सर के ऊपर धनु लगन है। ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ? किसको क्लियर हुआ? जी सर, जी सर क्लियर है सर। हाँ लग्न में 9वीं राशि है तो धनु ही होगा। हाँ तो 9 में धनु राशि है, इसका मतलब क्या है, अभी हमारा जो पृथ्वी है हमारे सर के ऊपर धनु राशि है, और आज जो बृहस्पति है वो भी धनु राशि है। तो अभी समझो कि हमारे सर के ऊपर अभी बृहस्पति का गोचर हो रहा है, ये मान लो सर। अभी हमारा जो सर के ऊपर जो है वो धनु राशि का गोचर हो रहा है, ये देखो। और उसका स्वामी गुरु है, इसलिए हाँ, गुरु का गोचर हो रहा है। हाँ तो और गुरु भी अपने घर में बैठा है आज, तो यानी कि इस समय के अंतराल कोई जन्म लेगा तो देखो अभी धनु लगन चल रहा है और गुरु लगन में है और हमारा गुरु भी लगन में है, तो अभी भी गुरु लगन में है, तो गुरु लगन वाले गुरु में बैठा हुआ गुरु आपको पढ़ा रहा है। यही ज्योतिष है, रियल ज्योतिष। जिस दिन ये चीज आपको तो तब आप जो पढ़ा रहे हैं, तो ये क्योंकि जो अंतरिक्ष भी कभी ना कभी हमसे कुछ चीजें बताती रहती है। तो आप एक बात समझ गए कि यदि सुबह सुबह का यदि आपको लगन पता लग जाए कि आज सुबह कौन सा लगन है, ठीक ना, बरबरी आज सुबह सुबह का लगन पता लग जाए कि आज सुबह कौन सा, आप लोग कोई व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं उसका लगन बता दूंगा। आप लोग बताओ कोई व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ बताओ। 29 अक्टूबर 61 सर।
एक सेकंड में लिखता हूँ, एक सेकंड। 9 अक्टूबर 61। मैं लिख लूँ। एक सेकंड, कॉपी कलम में मैं लिख लूँ, कलम नहीं मिल रहा। हाँ, क्या बोला आपने? 29 अक्टूबर 1900 9 अक्टूबर नहीं 29 अक्टूबर। हाँ, 29 अक्टूबर 1961। 1961। हाँ, 12:35। 12:35 दोपहर। 29। हाँ 29। और जन्म कहाँ हुआ है? हिसार। आपके पास तो है सब कुछ। हिसार। देखें 29 अक्टूबर को सूर्य जो होगा ना, तुला राशि में होगा। तुला राशि में होगा। और 29 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में होगा और 15 डिग्री का होगा। तो अक्टूबर में 6-7 बजे तक तुला होगा। 7 बजे तक तुला राशि, तुला लगन होगा। और 9 बजे तक तुला के बाद कौन हो जाएगा? तुला के बाद वृश्चिक हो जाएगा। 11 बजे तक वृश्चिक के बाद धनु हो जाएगा। धनु। और 1 बजे तक मकर होगा। तो आपका मकर लगन होगा। आपका क्या लगन है? हेलो, मकर लगन ही है सर। हाँ, मकर लगन ही है। मकर लगन है ना। देखो, अब सर मैंने नहीं इनकी डेट ऑफ डाली, नहीं कुंडली बनाई। देखो फोन भी आप देख रहे हो, तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया, मैंने सिर्फ, अब देखो इनका जन्म कहाँ 1961 में हुआ है। तो भाई हम कहाँ जाएंगे अब? पहले पंडित जी लोग क्या करते थे, 61 की पंचांग लूटते थे। ऐसे पंडित भाई 61 का तो पंचांग मिल नहीं रहा, तो हम कुंडली कैसे बनाएंगे जी? ऐसे ऐसे करते थे। भाई फॉर्मूला सीखो, चाहे वो 1905 में भी क्यों ना जन्म हुआ हो, या वो 1900 या 1816 में ही क्यों ना जन्म लिया हो, कुंडली तो आपके बराबरी मुख पे बन जाएगी। तो आपके अंदर एक ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब हम आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सिर्फ सूर्य की सुबह यदि पता हो जाए कौन सा लगन है, सिर्फ इतना है। सुबह यदि पता हो जाए कि कौन सा लगन है, तो आप 24 घंटे लगन के बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मुझे आप बताएं, कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। क्योंकि आपको क्लियर पता है कि पृथ्वी जो है 2 घंटे में एक लगन को पार कर रहा है। और आपके 12 राशियों का नाम पता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मान लो कि 12 बजे सूर्य हमारा यदि कन्या राशि में था, तो शाम को 12 बजे पृथ्वी यदि सुबह 6 बजे यदि कन्या राशि में था, तो शाम को 6 बजे वो मीन राशि में जाएगा कि नहीं जाएगा? 180 डिग्री पे जाएगा ही जाएगा। तो इस ढंग से हम पूरा का पूरा किसी का भी कुंडली हम बना सकते हैं। अब जी, हेलो, किसी ने कोई पूछा है क्या क्वेश्चन? नहीं सर, आगे चलिए, उनका अपना अनम्यूट था। अब एक स्पेशल नोट करें, आप नोट लिखें। खाना क्या बनाना जरा यार बता दो। अरे म्यूट कर लीजिए प्लीज। सूर्योदय के समय सूर्य उदय के समय सूर्य जिस राशि, अरे हमने गलत लिखा दिया, सॉरी, इसको काट दें, हमने थोड़ा गलत लिखा दिया। सूर्य जी, हमने एक नियम थोड़ा सा गलत लिखा दिया, दूसरा नियम लिखे। लग्न निकालने के लिए, वो आगे लिखाऊंगा, इसके बाद ये नियम लिखाऊंगा। लग्न निकालने के लिए सूर्य की डिग्री
एवं सूर्योदय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। नियम नंबर 1, लगन निकालने के लिए सूर्य की डिग्री, लगन निकालने के लिए सूर्य की डिग्री एवं सूर्योदय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बिना इनके ज्ञान हम लग्न का ज्ञात नहीं कर सकते। बिना इनके ज्ञान हम लग्न को ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि सूर्य की डिग्री और सूर्योदय यदि मुझे पता न हो तो हम किसी भी फॉर्मूला के तहत हम लगन का ज्ञान कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए सूर्य की डिग्री और सूर्योदय, और ये दोनों चीज आपके पेपर में आते हैं, गूगल कर लोगे। हाँ, आज सूर्य किस राशि कितने डिग्री पे है, आज का सूर्योदय क्या है, 2 मिनट के अंदर गूगल बता देंगे। आजकल साइंस इतना आगे आ चुका है कि आप टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो एक बोलने वाला सिस्टम है। आप बोल दो कि भाई सूर्य किस राशि किस डिग्री पे है और सूर्योदय कितने बजे हुआ है, आपको 2 मिनट में वो आपको बताता है। तो आपको ये 2 चीज तो पता, गूगल से कर लो या पंचांग से हो पंचांग से कर लो, हिंदू कैलेंडर से कर लो, आपके पास पेपर आती है उस पेपर से कर लो। अब यहाँ पर दूसरा जो नियम है वो लिखे, सूर्य जिस राशि और जितने डिग्री पर होगा, सूर्य जिस राशि और जितने डिग्री पर होगा, जो पहले नियम लिखा था वही नियम लिखो। सूर्य जिस राशि और जितने डिग्री पर होगा, सूर्योदय के समय उसी राशि का लग्न होगा। सूर्य जिस राशि और जितने डिग्री पर होगा, सूर्योदय के समय वही लगन होगा। क्योंकि पूर्व क्षितिज पे सबसे पहले सूर्य का उदय ही होता है। क्योंकि पूर्व क्षितिज पे सबसे पहले सूर्य का उदय ही होता है। और सूर्योदय ही तो हमको बताता है कि कौन सा पूर्व क्षितिज पे जी, कौन सा हमारा पश्चिम क्षितिज है, वो तो सूर्योदय ही बताता है। तो यानी कि आज क्लियर हो गया कि लगन बनाने का काम सूर्य करता है, यानी कि कुंडली का निर्माण हमेशा सूर्य करता है। ये चीज लिख लें और समझ लें। इसीलिए हम बोलते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है। जब कुंडली हमारा सूर्य ने बनाया, और आत्मा जो है हमारा अजर और अमर है, तो जो सूर्य हमारा कुंडली बनाता है, हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य को कुंडली बनाने की अनुमति दी। तो ये सूर्य क्या करता है कि जब हम मरते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारा जो सूर्य कुंडली बनाता है, तो यानी कि एक कंप्यूटर की तरह होता है कि आप जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हो ना, तो उस कंप्यूटर के अंदर बेकार की जो डाटा है वो सबको डिलीट कर देते हो। माने ऐसा डाटा जो आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मतलब वाले डाटा होता है उसको बैकअप ले लेते हो, और जब फिर से आपका कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हो जाता है, आप उसी डाटा को बैकअप में उस कंप्यूटर में आप डाल देते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो सूर्य है हमारा जो कुंडली बनाता है, हम मरते हैं तो सूर्य ही हमको जलाता है, और जब हम जन्म लेते हैं तो सूर्य हमारा कुंडली बनाता है। तो यानी कि हमारा जो शरीर जलता है, तो शरीर के साथ ऐसे डाटा होते हैं कि जो हमारे नष्ट हो जाते हैं, जो कि फालतू के डाटा हैं कि कौन हमारे शत्रु हैं, कौन हमारे मित्र हैं, किसने हम लोग क्या किया है क्या नहीं किए हैं। जो मतलब संचित क्रियमाण प्रारब्ध को मैं बताया था, तो जो हमारा क्रियमाण वाला जो चीजें हैं वो सारे नष्ट हो जाती है, लेकिन जो संचित का ना बैकअप, वो सूर्य ले करके उसी बैकअप को हमारे कुंडली बनाता है, और उस कुंडली में योग के माध्यम से वो बैकअप मुझे देता है। यानी कि पिछला बैकअप यदि हमारा गड़बड़ होगा, तो सूर्य जो कुंडली बनाएगा तो उसमें दुर्योग बहुत सारे आ जाएंगे। चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा जी, के मद्रुम योग बन जाएंगे जी, दरिद्र योग बन जाएंगे जी, काल सर्प योग बन जाएंगे जी, पितृदोष बन जाएंगे जी। लेकिन यदि चंद्रमा सूर्य हमारा यदि अच्छा बैकअप लिया है,
तो हमारे कुंडली में गज केसरी नामक योग बनेंगे जी, महालक्ष्मी योग बनेंगी, लक्ष्मी नारायण योग बनेंगी, काला निधि योग बनेंगी, हाँ, सरस्वती और बड़े बड़े सुंदर योग बनेंगे। तो इस तरह से सूर्य हमारे बैकअप को लेकर के और डाटा वो ट्रांसफर करता है। तो अब आप सूर्य को समझ गए होंगे, इसीलिए सूर्य हमारा आत्मा है और डाटा जो ट्रांसफर होती है एक प्रकार का फीलिंग है, हम इसको अनुभव है, हम वो कर नहीं सकते। और ये चीज कोई इंजीनियर ही पता होता है जो कंप्यूटर को हमारे वो डाटा बैकअप ले करके हमको कंप्यूटर देता है। तो विंडो भी हमारा वही होता है, हार्ड डिस्क भी वही होती है, हाँ, बीच का जो डाटा है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें क्या हुआ है वो इंजीनियर ही जानता है। उसी तरह सूर्य ही जानता है कि हमारा शरीर भी वही होते हैं और हमारे कर्म भी वही होते हैं, लेकिन बीच के जो ये चीजें होती हैं उसी चीजें नष्ट हो जाती हैं जो कि अनवांटेड डाटा होती है। एक क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये भी क्लियर हो गया कि कुंडली बनाने के लिए सूर्योदय के समय सूर्य की स्थिति को मुझे पता करना होगा। हाँ, तो ये चीज और भी लिख लें आप कि सूर्य, तीसरा नियम लिखें, सूर्य जिस राशि और जिस डिग्री पे होता है, सूर्य जिस राशि और जिस डिग्री पे होता है, सूर्योदय के समय सूर्य जिस राशि और जिस डिग्री पर होता है, सूर्योदय के समय उसी राशि और उतनी डिग्री का लगन होता है। सूर्योदय के समय उसी राशि और उसी डिग्री का लगन होता है। ये तीन नियम जो मैंने आपको लिखाया लगन निकालने के लिए, सूर्योदय के समय उस राशि और सूर्य जिस राशि और जिस डिग्री पर होता है, सूर्य जिस राशि और जिस डिग्री पर होता है, सूर्योदय के समय उसी राशि की और उतनी डिग्री की लगन होती है। सूर्योदय के समय उसी राशि और उतनी डिग्री की लगन होती है। सिंपल सी बात है कि सूर्य आज जिस राशि जिस डिग्री पे है, सूर्योदय के समय उतनी डिग्री और उसी राशि का लगन होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब आपको पता हो गया जो मैं लिखा हूं कि लगन निकालने के लिए सूर्य की डिग्री और सूर्योदय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यदि सूर्य की डिग्री और सूर्योदय का ज्ञान हो गया, यानी कि आपको लगन पता हो गया किसी व्यक्ति का लगन। जैसे कि अभी जो अरुण सेठी जी ने मुझे बताया कि भाई 1961 में मेरा जन्म हुआ था, हाँ, और उन्होंने 29 अक्टूबर 61 बताया, तो हमने सिर्फ चेक किया कि 29 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि और 14 डिग्री का था। तो यानी कि 29 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि 14 डिग्री का था, तो यानी कि उस समय सूर्य का उदय 6 बजे हुआ होगा। हमने एक प्रकार का अनुमान किया, ओरल अनुमान किया, ओरल, हमने कोई लिखित में अनुमान नहीं किया, लेकिन कुंडली बनाने के लिए आपको लिखित लेना पड़ेगा। तो यानी कि 6 बजे 14 डिग्री यानी कि 15 डिग्री का लगन था। तो 30 डिग्री को सूर्य को पार करने में 1 घंटा लगा, तो 15 डिग्री को पार करने में नहीं, 30 डिग्री को पार करने में 2 घंटा, एक राशि को पार करने में 2 घंटा, तो 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटा। तो हमने चेक किया कि 6 बजे सूर्य का उदय हुआ था, तो 6 बजे 15 डिग्री को लगन पार कर दिया था, क्योंकि 14 डिग्री का सूर्य था। तो अब बचा 16 डिग्री, तो 16 डिग्री को पार करने में 1 घंटा 4 मिनट लगा। तो हमने किया कि 7 बजे तक जो लगन था वो तुला था, फिर 7 से 9 बजे तक वृश्चिक था, 9 से 11 बजे तक धनु था, और 11 से 1 बजे तक मकर था, और इनका सारा 12 बजे जन्म हुआ, तो इनका मकर लगन में ही जन्म हुआ। हमने क्लियर कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अब तो सिर्फ कुंडली बनानी है। अब इनका सिर्फ कुंडली बनानी है जी। अब ऐसे अब बना लो कुंडली, अब ऐसे कुंडली बना लो यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे कर दो आप।
हाँ, अब यहाँ पर आप डाल दो, यहाँ पे 10 नंबर डाल देंगे। हाँ 10 नंबर, बहुत ही 10 सुंदर, नंबर। 10 नंबर, फिर यहाँ पर 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ जी मैम। सर अभी प्राचीन शिव मंदिर में है। हाँ जी 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 जी। आपकी स्लीपर बाहर है। हाँ हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड सर, एक सेकंड और कीजिएगा, एक सेकंड। हाँ जी 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 जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आ रही है। हाँ 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 जी 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 जी। तो अब देखिए एक कुंडली कंप्लीट बन गई ना। अब एक कुंडली कंप्लीट बन गई कि अब यहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप देखो कितनी अच्छा 1962-61 में जन्म हुआ, नहीं हमने कोई कंप्यूटर इस्तेमाल किया, नहीं कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया, ओरली हमने कुंडली बना दी। अब यहाँ पर हमको सिर्फ ग्रह बैठाने हैं। तो अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको पता हो गया कि लगन निकालने के लिए मुझे सूर्य की डिग्री और सूर्योदय का ज्ञान होना कितना जरूरी है। अब एक ओरली में बता रहा हूं कि सर्दियों में, अब देखो सूर्योदय का उदय ना वेस्ट से लेकर के ईस्ट में फर्क है। जैसे कि कलकत्ता में सबसे पहले सूर्य निकलता है, हाँ, और एक एक डिग्री में 4-4 मिनट का फर्क होता है सूर्य के उदय में। तो ये मान के चलो जो कलकत्ता है, आप ऐसे लॉन्गिट्यूड नेट पे सर्च करना, 88 डिग्री पे है, 88 डिग्री पे है कलकत्ता। हाँ, और जो मुंबई है और 70 डिग्री पे मान के चलो, 70 डिग्री पे है। मैंने टोटल वैल्यू में बताता हूँ, कलकत्ता को 90 मान के चलो, सॉरी इसको हटाओ, कलकत्ता को 90 डिग्री मान के चलो। कलकत्ता जो है वो 90 डिग्री पे है, और मुंबई जो है वो 70 डिग्री पे है। और कह रहे हैं कलकत्ता, भोपाल और क्या कहते हैं गुजरात का अहमदाबाद, तीनों एक ही। जी, भोपाल और अहमदाबाद तीनों एक ही डिग्री पे हैं। हाँ, भोपाल एक ही डिग्री पे हो सकते हैं, लेकिन कलकत्ता और महाराष्ट्र में फर्क है ना। महाराष्ट्र में फर्क आ गया सर, पीछे फर्क आ गया, नीचे आ गया। तो आप देख लेना ना, ये डिग्री आप नेट पे देख लेना। तो ये 90 डिग्री पे और ईस्ट है, आपको पता ही है ना, ईस्ट में सूर्य का उदय पहले होता है, और ये वेस्ट में है, तो वेस्ट में वो बाद में होता है ना। कलकत्ता मुंबई वेस्ट में है और कलकत्ता ईस्ट में है। तो ईस्ट में पहले होता है, तो 1 डिग्री के ऊपर 4 मिनट का अंतराल आता है। तो सोचो कि अब 70 डिग्री या 20 डिग्री के अंतराल में कितने मिनट का फर्क आएगा, खुद बताओ। हाँ, 44 मिनट का तो आई, कितना हो गया सर? हाँ 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 डिग्री पर 4, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री पे 4 मिनट, और 20 डिग्री पे कितना मिनट? तो 18 मिनट का 18 चौक 72, यानी कि 1.5 घंटा। नहीं सर, 1.5 घंटा भी, 1.5 घंटा, 1 घंटा सर 18 मिनट होंगे
हाँ 18 मिनट होंगे। आप 20 चढ़ते हैं 12 नहीं फिर तो ऐसे तो 4 दूना 8, 80 हो जाएंगे ना सर। 80 का मतलब हो गया ना 1 घंटा 20 मिनट। हाँ 1 घंटा 20 मिनट का फर्क पड़ेगा ना। 74 आपने गलत बताया, 80 होगा ना, क्योंकि 20 डिग्री का डिफरेंट आ गया ना, तो 1 घंटा 80 मिनट का हो गया। 80 मिनट 1 घंटा 40 मिनट का, 1 घंटा 20 मिनट का फर्क है। अरे आप करवा चौथ तो नहीं करते हैं, स्त्रियां करती है, आप लोग कितने हो, आप देखते नहीं हो कि वहां पे कलकत्ता में जल्दी चंद्रमा निकल जाता है, मुंबई में बाद में निकलता है। तो ये भी तो उसी डिग्री पे है ना, कि जो डिग्री वाले होंगे थोड़ा सा बढ़ते रहेंगे तो वहां पे सूर्य का उदय थोड़ा जल्दी हो जाता है, यहाँ पे सूर्य का उदय थोड़ा लेट होता है। तो ये सूर्य का उदय सभी जगहों का अलग अलग होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा, उस पे देख लो। जो सूर्य का उदय भी गूगल पे करना ना, तो प्लेस भी डाल के करना कि वो अब बिहार में पटना का भी सूर्य का उदय अलग होता है, और बिहार में भी मोतिहारी का अलग होता है। इतना फर्क होता है, 10-10 मिनट का फर्क होता है। क्योंकि छठ का ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि छठ में एक बार मैंने फंस गया था। वो पंडित जी लोग बनारस की पंचांग को मानते हैं, तो पंचांग बनारस की जो पंचांग में ना, उस पे लिखा रहता है कि सूर्योदय इस समय। और मैंने बताया कि भाई ये जो बनारस है थोड़ा सा वो अंतर है, वो वेस्ट और ईस्ट का फर्क है, लेकिन उन्होंने कोई माना नहीं, तो इसका थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन जब सूर्य उन्होंने देख लिया तब फर्क आ गया। तो वही मैं बता रहा हूँ, इसका फर्क होता है। तो इसका जहां का भी आपने कुंडली, इसी को बोलते हैं लेटीट्यूड का फर्क ये पड़ता है, लॉन्गिट्यूड का फर्क पड़ता है। जैसे किसी को आपके भाषा में बोलते हैं कि भाई उसने मुंबई में जन्म लिया है, या वो दिल्ली में जन्म लिया है, या वो कलकत्ता में जन्म लिया है, तो यही फर्क है। वो सूर्योदय का फर्क होता है, तो सारा का सारा फर्क चेंज हो जाता है। तो सूर्य के उदय पर ही हमारा ज्योतिष चलता है। तो सूर्य का उदय जिस जगह की कुंडली बनानी है, उसी जगह का सूर्य का उदय आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो पंचांग का सूर्योदय लोगे तो दिल्ली का पंचांग यूज करोगे तो दिल्ली का सूर्योदय लिखता है, बनारस का पंचांग यूज करोगे तो बनारस का सूर्योदय लिखता है। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। तो आप गूगल कर लेना, गूगल देव थोड़ा सही बताते हैं कि कहाँ का सूर्य का उदय कितना बजे। तो चलो सूर्योदय। और एक बरबरी में बता दूं, तो सर्दियों में हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ा लेट से सूर्य का उदय होता है, 7 बजे तक होता है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, 5 बजे तक होता है। तो ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इसका भी हमारे कुंडली बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो एक तो सूर्योदय का फर्क है, और दूसरा सूर्य किस राशि कितने डिग्री पे है। तो आप इसके लिए एक मैं चार्ट है ना, इस चार्ट को याद कर लो कि सूर्य ना 14 अप्रैल को मेष राशि में आता है, जिसको बैसाखी के नाम से पंजाबी जो कुछ लोग हैं संप्रदाय वाले ना, सिख संप्रदाय वाले, वो बैसाखी मनाते हैं, उनके नया साल होता है। नया साल इसलिए होता है ना कि सूर्य मेष राशि में जाता है। तो थोड़ी सी सूर्य सोलर को कैलेंडर मानने वाले थे जो गुरु नानक साहब जी थे, वो थोड़ी सी सूर्य के उपासक थे। और गुरु गोविंद जी भी, उन्होंने थोड़ा सा हिंदू कैलेंडर को ही, जो सिख संप्रदाय तो हिंदू से ही बने हैं ना, तो सूर्य और हिंदू तो सूर्य की पूजा करता ही है, तो उन्होंने सूर्य कैलेंडर को यानी कि फॉलो किया। तो इसीलिए वो बैसाख और बैसाखी मनाते हैं, क्योंकि बैसाख उनका नया साल होता है। और नहीं तो आप मकर संक्रांति को याद कर लो। मकर संक्रांति कहाँ हो रहा है? 14 जनवरी। 14 जनवरी याद कर लो। 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति हुआ, तो जनवरी में सूर्य मकर में होगा, तो फिर तारीख को ये प्रवेश करते हैं या निकलते हैं? हाँ, जैसे मेष राशि में सूर्य 14 अप्रैल को प्रवेश करते हैं या समाप्त होता है? प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये हमने लिखा है ना, ये प्रवेश की डेट लिखा है, कितने तारीख को सूर्य इस राशि में प्रवेश करते हैं। आप देखो ना, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो 14 जनवरी से याद कर लो। तो 14 जनवरी को प्रवेश करते हैं, तो 12 फरवरी को कुंभ में चले जाते हैं, 14 को मार्च को मीन में आ जाते हैं। हाँ, तो फिर 14 को मेष में आ जाते हैं, फिर मई में वृष में आ जाते हैं, जून में मिथुन में रहते हैं, जुलाई में कर्क में होते हैं। मुझे तो याद है, चलो हमको पढ़ाते पढ़ाते और लोगों की कुंडली देखते देखते मुझे याद है, जिसे उन्होंने 29 अक्टूबर को बताया
तो 29 अक्टूबर देखो ना, तो 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में आया, तो 29 को तुला में था, तो यहाँ पे 17 डेली सूर्य 1 डिग्री चलता है, तो 17 को आया, 17 तारीख को मेष राशि तुला राशि 1 डिग्री का था, और देखो सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है। तो आप मुझे बताएं 17 तारीख को सूर्य 1 डिग्री का था मेष राशि में, राइट, तो फिर 29 तारीख को सूर्य कितना डिग्री का होगा? 17 27 तारीख को 10 डिग्री, 28 को 11 डिग्री, 29 को 12 डिग्री, तो सूर्य 12 डिग्री का था। हाँ, तुला राशि 12 डिग्री को 29 अक्टूबर 1961 में था। ईयर हटा दो, यहाँ पे सारे के सारे ईयर में सेम रहता है। सूर्य का उदय ये नहीं था, आप देखो बचपन में सूर्य पूरब से निकलता था, आज भी सूर्य पूरब से निकलता है, आज नहीं है कि जब जवान हो गए तो पश्चिम से निकलने लगा। और बचपन में भी ठंडी में सर्दी होती थी, तो आज भी मतलब ठंडी में सर्दी होती है। इतना फर्क पड़ता है कि इस साल बरसात में ज्यादा बारिश हो गई, पिछले साल बरसात में थोड़ा कम बारिश हुई, कितना तो फर्क पड़ता है। लेकिन वर्षा के समय में ही बारिश होती है और ठंडे के समय में ही ठंडे लगते हैं। ये हो सकता है कि थोड़े पीछे मानसून आगे पीछे होता है, तो ये सारा का सारा कुछ फिक्स है, और ये सारा का सारा कुछ कैलकुलेट है, कि जो ज्योतिषी जो कैलकुलेट करती है सब एकदम फिक्स है। तो आपने यदि इस तरह से सूर्य की डिग्री को देख लिया, सूर्य के उदय देख लिया, तो आप बताओ किसी भी व्यक्ति का लगन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? क्लियर बताएं आप लोग। निकल जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर 3 डेट ऑफ बर्थ लिखे, क्योंकि मेरे ख्याल से 5 बज गए हैं, और 3 डेट ऑफ बर्थ का आप कुंडली बना करके मुझे दिखाना अगले क्लास में। हाँ, एक तो लिखो 15 जुलाई 1985, 15 जुलाई 1985 7:30 मोतिहारी। क्योंकि ये जो मैं कुंडली बता रहा हूँ इसका लगन मुझे पता है, आप तो निकालोगे तो मैं चेक कर लूंगा ना। 8 बजे सुबह शाम, एम या पीएम? पीएम शाम को 19:30 कर लीजिए, 19:30 कर लीजिए। और दूसरा लिखिए 14 नवंबर बाल दिवस वाले दिन, 14 नवंबर 2014, 14 नवंबर 2014 रात 2:05 मोतिहारी, यानी कि AM 2:05 AM। तो फिर ये 14 आएगा या 15 हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद चेंज हो जाता है। तो 14 ही है ना, 13 की रात है ना। अच्छा ठीक है सर, हम तो बताएं कैलकुलेट करके बताएंगे ना, वो तो उधर के लोग बताते हैं ना, हम तो क्लियर ही बताएंगे ना, कंफ्यूजन दूर करके। और एक लिखे 26 दिसंबर 2017 2 बजे रात को, 26 दिसंबर 2 AM। हाँ, 2 AM मोतिहारी। तो आप ये 3 कुंडली का लगन मुझे बनाकर दिखाएं, क्योंकि क्या लगन होगा, ठीक ना। तो आगे हम बनते हैं सर, प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम इसमें मोतिहारी का वो देखेंगे या सूर्योदय का टाइम देखेंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे ना जी? हाँ जी, पहले सूर्योदय का टाइम देखेंगे मोतिहारी का, फिर हम चेक करेंगे कि वो समय उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे सूर्य कितने बजे हुआ। हाँ, सूर्य डिग्री राशि कितने डिग्री पर था सुबह में, फिर तो सुबह में इतने डिग्री था, तो 2-2 घंटे हम जोड़ करके लगन बनाएंगे, और नहीं तो अगले क्लास में बताएंगे। हाँ ठीक ना, नहीं तो अगले क्लास में हम बताएंगे आपको कि वो कैसे करना है आपको। लेकिन लगन निकलना तो एकदम आसान है सर, सूर्य की डिग्री पता चल गया, सूर्य को स्थिति यदि पता लग जाए तो लगन निकालने में क्या है, नहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा एक बार आपका हम अटेंडेंट लगा लें। अरुण जी आ चुके हैं, देवेंद्र जी आ चुके हैं, गैलेक्सी भी याद हो गया। हाँ, पूरा लकीर पूरा सारा दिन रहा।
महेंद्र जी भी आ चुके हैं, अजय जी भी आ चुके हैं, रोहन मेहरा जी भी आ चुके हैं, मंजू जी भी हैं, मंगेश जी भी हैं। ठीक है सर, सब लोग हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज जी किसी को कोई डाउट नहीं ना, हमने जो पढ़ा, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। चले, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार का जो बैच है डाउट फ्री चल रहा है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा वाला डाउट है पूर्ण रूप से समझने वाला या क्योंकि आप लोग का कोई डाउट ही नहीं है सर। अभी डाउट तो बहुत है, पर जो है जितना समझ में आ रहा है कि वही नहीं समझ लो बस। चले, आप समझ में आ रहा है वही समझ लो। कैलकुलेट करें, जो डाउट होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है सर। लेकिन आप लोग कैलकुलेट पक्का कीजिएगा, कितने लोग है ना वो करते नहीं है। और मैं कह रहा हूँ जिनका यदि कैलकुलेट हो जा रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर मेरा ये लगन निकला, सिर्फ लगन का नाम, तीनों कुंडलियों का ये लगन निकला है, डेट ऑफ बर्थ प्लस नीचे लगन, तो मैं चेक कर लूंगा कि किनका सही है किनका गलत है, तो मैं बता आपको मार्गदर्शन भी दे दूंगा, लेकिन समझाऊंगा अगले क्लास में, क्योंकि सबको अलग अलग समझाने की अच्छा है, एक साथ ही सबको समझा दो ना। 14 लोग हैं, किनको समझाऊंगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग फिर मंगलवार को मिलते हैं। जी प्रणाम सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी प्रणाम।